हेलो बच्चों, मैं प्रहलाद साहू आप सभी का स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल रामानुजन एकेडमी में। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 12वीं के फिजिक्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है 3 नंबर के लिए। टॉपिक का नाम आप थंबनेल को देख के समझ गए होंगे। तो टॉपिक है आपका एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर बल युग्म। ये क्या होती है, इसका व्यंजक कैसे निकलता है, इसकी कितनी स्थिति होती हैं, ये हम आज पूरी तरह से डिटेल से समझने वाले हैं। वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहिएगा, आपको वीडियो बहुत ही मजा आएगा, नॉलेज से भरपूर लगेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हम इसी तरह के नए नए वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं एक समान विद्युत क्षेत्र होता क्या है और उस पर वैद्युत द्विध्रुव पर बल युग्म क्या होती है। ठीक, तो सबसे पहले हम एक समान विद्युत क्षेत्र को एक तीर के चिन्ह द्वारा ऐसे प्रदर्शित करेंगे। ये एक समान विद्युत क्षेत्र है, एक और ले लेता हूं मैं, ये एक समान विद्युत क्षेत्र है, ये आपका एक समान विद्युत क्षेत्र है। ठीक, एक समान विद्युत क्षेत्र जहां विद्युत क्षेत्र का मान बराबर होता है, जैसे ई वेक्टर और ये ई वेक्टर और ये आपका ई वेक्टर, ये है एक समान विद्युत क्षेत्र। इस पर हम एक वैद्युत द्विध्रुव को रखेंगे। तो वैद्युत द्विध्रुव का नाम है हमारे पास, क्या नाम होता है वैद्युत द्विध्रुव का? ए बी। क्या नाम होता है? ए बी। तो यहाँ पे इस बिंदु को ए और इस बिंदु को हम नाम देते हैं बी। वैद्युत द्विध्रुव का नाम है ए बी। इस द्विध्रुव का प्रभावी लंबाई होता है 2a। क्या होता है प्रभावी लंबाई? 2a। ए पर रखते हैं हम प्लस क्यू आवेश को, बी पर रखते हैं हम माइनस क्यू आवेश को। ठीक है, तो ये जो वैद्युत द्विध्रुव है वो एक समान विद्युत क्षेत्र ई के साथ थीटा कोण बनाते हुए रखा है। एक समान विद्युत क्षेत्र ई के साथ थीटा कोण बनाते हुए रखा है। फिर से समझेंगे इसको। माना वेक्टर ई एक समान विद्युत क्षेत्र है जहां वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ए बी जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना है, जिनकी प्रभावी लंबाई है 2l। क्या है प्रभावी लंबाई? 2a है। अधिकतर मैं 2l यूज करता हूं, लेकिन उसको चेंज कर दिया हूं, उसको 2a लिखता हूं अब ना। तो इसकी प्रभावी लंबाई है 2a। और अब ध्यान से देखना, ये जो प्लस क्यू आवेश है, इस प्लस क्यू आवेश पर विद्युत क्षेत्र एक बल आरोपित करेगा। क्या करेगा? एक बल आरोपित करेगा। और विद्युत क्षेत्र के सूत्र से हम जानते हैं बल का मान क्या होता है? विद्युत क्षेत्र बराबर होता है F/Q0। तो Q0 इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा E × Q0 बराबर बल। तो बल कितना लगता है? E × Q0, E × Q0। तो ये जो एक समान विद्युत क्षेत्र है E, वो प्लस क्यू आवेश पर एक बल लगाएगा। क्या करेगा? एक बल लगाएगा। किस दिशा में? अपनी दिशा में। किस दिशा में? अपनी दिशा में। ये इधर है विद्युत क्षेत्र, देखिए विद्युत क्षेत्र की दिशा कैसे है? विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है, ठीक, ऐसे इस तरफ। तो वो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पर भी क्या करेगा? अपनी दिशा में बल लगाएगा, क्योंकि विद्युत क्षेत्र जो होती है, विद्युत क्षेत्र होती है वो प्लस को अपनी दिशा में लेता है। क्या करता है? अपनी दिशा में बल लगाता है। और माइनस क्यू आवेश को अपनी विपरीत दिशा में, माइनस क्यू आवेश को अपनी विपरीत दिशा में। तो यहाँ पे विद्युत क्षेत्र E प्लस क्यू आवेश पर एक बल लगाएगा। बल कौन सा लगेगा? E × Q। क्या लगेगा? Q × E। क्या लगेगा? Q × E। अब यहाँ पे जितना बल लगा है, जितने परिमाण का बल लगा है, उतने ही परिमाण के बल माइनस क्यू आवेश पर भी लगाएगा। समझ आए? जितना परिमाण का बल यहाँ लगा है प्लस क्यू आवेश में, उतने ही परिमाण के बल माइनस क्यू आवेश पर लगेगा। और इस बार जो बल लगेगा वो क्षेत्र के विपरीत दिशा में, क्षेत्र के विपरीत दिशा में, क्योंकि माइनस आवेश पर विद्युत क्षेत्र अपनी विपरीत दिशा में, विद्युत क्षेत्र कुछ ऐसे जा रहा है तो माइनस पर विपरीत दिशा में, और प्लस पर अपनी दिशा में, प्लस पर अपनी दिशा में। तो यहाँ बल लगेगा माइनस क्यू × E। क्या बल लगेगा? माइनस क्यू × E। अब ध्यान से समझिए इसको, बहुत ही अच्छा लॉजिक है। ये आपका वैद्युत द्विध्रुव है, इस पर एक बल लगा इधर से QE और एक बल लगा इस पर इधर से QE। इस सिरे पर बल लगा है इस दिशा में और इस सिरे पर बल लगा है इस दिशा में। दोनों की दिशा विपरीत है, लेकिन दोनों बल बराबर हैं और दोनों एक ही क्रिया रेखा में, एक ऐसे तो एक जो है वो इस तरह से। तो दोनों बल प्लस क्यू और माइनस क्यू पर, प्लस क्यू पर कौन सा बल लगा है? Q × E। माइनस क्यू पर कितना बल लगा है? माइनस Q × E। दोनों बल परिमाण में बराबर है और विपरीत दिशा में है।
एक ही क्रिया रेखा में है तो एक बल युग्म का निर्माण करेगा। क्या करेगा? एक बल युग्म का निर्माण करेगा। अब ध्यान से देखिए, इसको कोई इधर से खींचे, इसको कोई इधर से खींचे, तो ये वैद्युत द्विध्रुव इस तरह से ऐसे घूमेगा। क्या होगा? इस तरह से ऐसे घूमेगा। जब ये घूमेगा तो विद्युत क्षेत्र भी कुछ ऐसा ही है। विद्युत क्षेत्र भी आपको कुछ इस तरह है, देखो ये विद्युत क्षेत्र है और ये आपका वैद्युत द्विध्रुव है मार्कर पेन। तो ये घूमते हुए इस तरह से ऐसे आएगा। ठीक, इस तरह से जब ऐसे आएगा तो ये क्षेत्र के समांतर आ जाएगा या क्षेत्र के समांतर आने की प्रयास करेगा। तो इसे ही हम कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव की बल युग्म का आघूर्ण। क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव का बल युग्म का आघूर्ण। अब इस तरह से ये चित्र आपको समझ आया होगा। यहाँ पे इनको हम मिला देते हैं और इस पर हम मिला देते हैं। यहाँ एक नाम दे देते हैं, ए बी है तो इनको हम सी दे देते हैं और यहाँ भी आपका एक कोण बनेगा थीटा। क्या कोण बनेगा? थीटा। अब सुनिए, इसमें हिंदी में क्या लिखना है आपको? तो हिंदी में सबसे पहले आप लिखेंगे, माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना है, जिनकी प्रभावी लंबाई 2a तथा विद्युत क्षेत्र E के साथ थीटा कोण बनाते हुए रखा है। अब विद्युत क्षेत्र E प्लस क्यू आवेश पर एक बल लगाएगा। बल कितना लगाएगा? Q इंटू E। उतने ही परिमाण के बल माइनस क्यू आवेश पर क्षेत्र की विपरीत दिशा में, विद्युत क्षेत्र ऐसे है तो इसकी विपरीत दिशा में एक बल लगाएगा। ये दोनों बल QE और QE परिमाण में बराबर हैं और एक ही क्रिया रेखा में हैं तो एक बल युग्म का निर्माण करेंगे। ये बल युग्म वैद्युत द्विध्रुव को क्षेत्र के समांतर लाने का प्रयास करेगा और इसे ही हम कहेंगे प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण। क्या कहते हैं? प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण। तो इस तरह से ये चित्र बना हुआ है, आप इसको अच्छे से देख लीजिए। चलिए इसके व्यंजक को निकालते हैं हम लोग। व्यंजक में देखिए हम लोग यहीं से स्टार्ट करते हैं। ठीक, प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण। प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण, इनका सूत्र होता है एक बल गुणा दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। एक बल इधर है और एक बल इधर है, दोनों के बीच की लंबवत दूरी ये होगी, अर्थात A और C। यहाँ लिखेंगे दोनों बलों के, प्रत्यानयन बल युग्म के आघूर्ण को हम दर्शाते हैं टाउ से। ठीक, इधर खींच के बना रहा हूं मैं व्यंजक को, टाउ से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? टाउ से। एक बल, कोई भी बल, तो एक बल क्या है आपका? Q इंटू E। क्या है? Q इंटू E। तो ये होगा Q इंटू E। दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी, एक बल है आपका ये वाला और दूसरा बल है आपका ये वाला, दोनों के बीच की लंबवत दूरी क्या होगा? A और C। क्या होगा? A और C। तो ये हो जाएगा A और ये होगा C। चलिए AC का मान अब हम उसी त्रिभुज से, उसी चित्र से निकालेंगे हम लोग। ठीक, तो ध्यान से देखेंगे ना, AC का मान हमें चाहिए। किसका मान चाहिए? AC का मान। उस त्रिभुज का नाम क्या है? त्रिभुज ABC में ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे ये AC है। अब AC को हम क्या बोलेंगे? लंब बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लंब, क्योंकि कोण के सामने की भुजा लंब कहलाती है। ये होगा आधार और 2A को कहेंगे हम यहाँ पे कर्ण। क्या कहेंगे? कर्ण। यहाँ पे 2A और हम AC को लेंगे। क्यों? क्योंकि हमें AC का मान पता नहीं है और 2A हमें पता है, तो हम एक पता नहीं है और एक हमें पता है, अर्थात ज्ञात बटे अज्ञात, दोनों लापता लोगे, ये भी लापता ये भी लापता, तो मान किसका निकालोगे? इसलिए A और B को लेना, इसको हम कर्ण बोलते हैं, और ये लंब लेना। तो लंब और कर्ण त्रिकोण अनुपात में किस में होता है? साइन में। किस में होता है? साइन में। तो त्रिभुज ABC में साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो साइन थीटा, लंब का मान क्या है बोलिए? लंब का मान है आपका AC। क्या है? AC। और बटे कर्ण, कर्ण का मान क्या है आपका? AB, जिसे प्रभावी लंबाई कहते हैं। तो ये 2A हो जाएगा। त्रिज्या गुणा करो तो ये 2A और साइन थीटा बराबर AC। तो AC का मान हम यहाँ पे उठा के रख देते हैं, समीकरण 1 दे देते हैं। समीकरण 1 में AC का मान रखने पर, समीकरण 1 में
AC का मान रखने पर, चलिए AC का मान रखिए यहाँ पे उठा के, तो टाउ बराबर हमें मिल जाएगा QE और AC की जगह 2A साइन थीटा, 2A साइन थीटा। ठीक, अब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P का मान क्या होता है बताइए? P का मान होता है Q इंटू 2A। क्या होता है? Q इंटू 2A। तो यहाँ पे मान उठा के रख दो भाई। देखिए Q भी है आपके पास, 2A भी है, तो Q इंटू 2A, इनके जगह क्या रखेंगे? हम P रख देंगे। तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, टाउ बराबर QE को रखिए। ठीक, देखो Q और 2A इन दोनों का मान क्या होगा? P। क्या होगा? P। तो P और ये E और ये होगा साइन थीटा। यही प्रत्यानयन बल युग्म के आघूर्ण का सूत्र है, प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण। इसे हम सदिश रूप में लिखना चाहें तो सदिश रूप में कुछ ऐसे होगा, सदिश रूप में इसमें वेक्टर लगा दीजिए, वेक्टर टाउ। PE जब साइन थीटा को हटाते हैं तो वहाँ पे क्रॉस गुणा लगता है, और कॉस थीटा को हटाते हैं तो डॉट, ये होती है डॉट और ये होती है क्रॉस। तो साइन थीटा जब हटता है तो वहाँ लगता है क्रॉस गुणा, तो P और A के बीच में लग जाएगा क्रॉस गुणा, ये हो जाएगा क्रॉस। ठीक, इस तरह से ये इनका सदिश रूप है। अब इसमें हम देखेंगे इसकी विशेष स्थितियाँ। तो इसमें देखिए पहला स्थिति क्या है आपका? पहला स्थिति, यदि थीटा बराबर 0 डिग्री हो, थीटा बराबर 0 डिग्री, अर्थात वैद्युत द्विध्रुव और विद्युत क्षेत्र दोनों के बीच का कोण क्या हो? 0 अंश का हो। 0 मतलब विद्युत क्षेत्र और द्विध्रुव दोनों समांतर हो। ठीक, तो ये मान हम यहाँ रखेंगे। समीकरण देखें इसको, चलिए समीकरण 2 देते हैं। समीकरण 2 से, समीकरण 2 से चलिए मान को रखिए यहाँ पे, तो टाउ बराबर मिलेगा PE साइन 0 अंश, और साइन 0 का मान क्या होता है? 0 होता है। साइन 0 का मान 0, तो टाउ का मान क्या मिलेगा आपको? 0 मिलेगा। टाउ मतलब प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण। तो यहाँ पे जब द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र के समांतर होती है, अर्थात 0 अंश का कोण बनता है, तो ये स्थायी संतुलन में होते हैं। क्या होते हैं? स्थायी संतुलन, स्थायी संतुलन में होते हैं। ठीक, सेकंड कंडीशन देखते हैं। चलिए इसको मिटा रहा हूँ ना, इसे आप नोट कर लीजिएगा। दूसरा कंडीशन, सेकंड ले लेते हैं हम लोग। यदि थीटा बराबर 90 अंश हो, क्या हो? 90 अंश, अर्थात वैद्युत द्विध्रुव कुछ इस प्रकार हो, यह आपका विद्युत क्षेत्र है और वैद्युत द्विध्रुव उसके लंबवत हो इस तरह से, तब वहाँ पे 90 अंश का कोण बनेगा। तब हम देखेंगे कि बल आघूर्ण का मान क्या मिलता है। तो समीकरण 2 से टाउ बराबर थीटा के जगह 90 रखेंगे, तो PE साइन 90, PE साइन 90, तो टाउ बराबर PE साइन 90 का मान क्या होता है? 1 को छोड़ दीजिए, 1 का PE से गुणा होगा तो PE ही आएगा, तो टाउ का मान क्या आया? PE। यहीं पे बल आघूर्ण का मान अधिकतम होता है, याद रखना। जब वैद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र के लंबवत हो तो बल आघूर्ण का जो मान है वो अधिकतम होता है। क्या होता है? अधिकतम होता है। थर्ड कंडीशन, थर्ड में हम लेंगे 0 90, अर्थात ये 0 है फिर 90 है, फिर एक राउंड घूम के फिर से 0 बन गया, अर्थात 180 अंश का कोण। यदि थीटा बराबर 180 हो, थीटा बराबर 180 अंश हो, तो जब थीटा का मान हम 180 रखेंगे, क्या रखेंगे? 180। चलिए यहाँ रखिए थीटा का मान 180 समीकरण 2 में, तो टाउ बराबर PE और साइन 180। तो यहाँ पे साइन 180 का मान, साइन 180 का मान भी 0 होता है, ध्यान रखेंगे। साइन 180 का मान भी क्या होता है? 0 होता है। तो यहाँ पे फिर बल आघूर्ण का मान क्या होगा? 0 होगा। जब 0 होगा तो यहाँ भी संतुलन होगा, लेकिन 180 अंश का कोण इस तरह से ऐसे घूम के इस तरह से आ जाएगा, तो वहाँ पे अस्थायी संतुलन कहेंगे हम इसको। क्या कहेंगे? अस्थायी संतुलन, अस्थायी संतुलन में होगा। ठीक, वैद्युत द्विध्रुव क्या होगा? आपका अस्थायी संतुलन में होगा।
इस तरह से ये जो हमारा व्यंजक है वो कंप्लीट होता है। आपको कहीं भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और इस वीडियो लेक्चर का आपको नोट्स चाहिए तो दिए हुए नंबर पर आप मैसेज करिए, आपको चैप्टर 1 का पूरा नोट्स मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।